हेलो गाइस। जहाँ पे छोड़ा था सीधे वहीं पहुँच जाइए। ठीक है। हम लोगों को आज आर्कियोलॉजी में प्री हिस्ट्री में सोहन कल्चर से स्टार्ट करना है। ठीक है। सोहन कल्चर के बाद हम पढ़ेंगे मद्रासियन कल्चर, फिर हम पढ़ेंगे नर्मदा मैन कल्चर। ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक बेसिक चीज़ें इसके बारे में पता करते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप अपने मन में इंडिया का मैप इमेजिन करिए। ठीक है। कर लिया। अब आप क्या करिए, नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो ऊपर का है ना, कश्मीर वाला रीजन, बुर्दवाम वैली। ठीक है। कश्मीर वाला रीजन हो गया। पाकिस्तान का जो ऊपर का रीजन है, ठीक है, ऊपर वाला रीजन, ठीक है, जो ओवरलैपिंग रीजन है, उसको इमेजिन करिए। ठीक है। वहीं पर कहीं सोहन वैली लाई कर रही है। ठीक है। फिर आप इमेजिन करिए तमिलनाडु वाला रीजन, तमिलनाडु में मद्रास वैली, मद्रास रीजन जो है, जहां पे कोटलियार वैली है। ठीक है। उसको इमेजिन करिए। ठीक है। उसके बाद इन दोनों एक्सट्रीम रीजन्स के बीच में एक रीजन है जहां पे नर्मदा तापी बहती है। ठीक है। नर्मदा वैली है, उसको इमेजिन करिए। तो ये तीन रीजन हमें इमेजिन करने हैं। ठीक है। और यही तीनों रीजन लोअर पैलोलिथिक कल्चर के हैं, होमो इरेक्टस के हैं, जहां पे चॉपर चॉपिंग हैंडेक्स कल्चर को हम समझेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा कई बार बनता है सोहन वैली कल्चर, ठीक है, कई बार बनता है मद्रासियन कल्चर, कई बार बनता है नर्मदा मैन कल्चर। ठीक है। तो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सोहन कल्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है। देखो ये जो कल्चर है ये भी होमो इरेक्टस ने बनाया है। ठीक है। तो ये पहला प्रमाणित कल्चरल एविडेंस है। ठीक है। यहां से सबसे पहले कल्चर्स मिलेंगे। ठीक है। चलिए, और याद रखना जो कल्चर्स बनते हैं वो एनवायरमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए बनते हैं। एनवायरमेंट की नीड के हिसाब से ही कल्चर बनते हैं। ठीक है। तो सोहन वैली में जो एनवायरमेंटल प्रेशर है, जो एनवायरमेंट है, उसकी वजह से जो बेसिक क्वेश्चन बनेगा इंसान के सामने सरवाइव करने का, उसके हिसाब से कल्चर्स वहां बनेंगे। तो सोहन वैली के एनवायरमेंट को हमें समझने की आवश्यकता है। उसके बाद हमें मद्रासियन वैली के एनवायरमेंट को समझने की आवश्यकता है, और एट लास्ट नर्मदा वैली के एनवायरमेंट को समझने की आवश्यकता है। तभी हम उस समय में जो बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैन इज सर्वाइवल को एड्रेस करने वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग बनने वाले कल्चर्स को हम जानेंगे। इतना क्लियर हुआ? चलिए, तो सबसे पहला मैं स्टार्ट कर रहा हूं सोहन कल्चर। ठीक है। अब पढ़ते जाइए। पहला एविडेंस है कल्चरल इवोल्यूशन का। ठीक है। 2018 में क्वेश्चन बना था होमो इरेक्टस कल्चर। ठीक है। अब याद रखना, होमो इरेक्टस कल्चर के बारे में अगर क्वेश्चन बनता है तो उसका क्या मतलब है, लोअर पैलोलिथिक कल्चर के बारे में बात करनी है। इंडिया में लोअर पैलोलिथिक कल्चर कहां कहां है? ये सोहन कल्चर है, मद्रासियन कल्चर है, नर्मदा कल्चर है। ठीक है। नर्मदा वैली वाला रीजन वाला कल्चर है। ठीक है। और उधर देखो यूरोप में च्यूलियन, एचूलियन, प्रीचूलियन, इनके बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है। ये भी हमारा होमो इरेक्टस कल्चर है। ठीक है। लेवोलोजियन और कैलेक्टोनियन टेक्निक्स जो जहां से इजाद हुई थी, ठीक है, पूरा बताया जाएगा। ठीक है। तो इंडिया स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन आ रहा है, और क्वाइट ऑब्वियसली पेपर 2 में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता होमो इरेक्टस कल्चर का, तब आप डालते सोहन वैली का कल्चर, सोहन कल्चर, मद्रासियन कल्चर और नर्मदा मैन कल्चर। इतना क्लियर हुआ? तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो कल्चर्स जो बनते हैं वो एनवायरमेंट और उसके नीड के सिंक्रोनाइजेशन में बनते हैं, जिनकी वजह से इंसान अपने जीवन को आसान बनाता है और अपने बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैन इज सर्वाइवल को एड्रेस करता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए स्टार्ट करते हैं। लोअर पैलोलिथिक कल्चर इज इक्वल टू होमो इरेक्टस कल्चर, इस बात को याद रखना। ठीक है। 1981 में क्वेश्चन बना था को रिलेशन बिटवीन मेजर एनवायरमेंटल चेंजेस एंड कल्चरल स्टेजेस ड्यूरिंग प्लिस्टोसीन इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है। अब इसके बारे में लोगों को कोई आइडिया नहीं है, तो दोबारा से ध्यान देखो। को रिलेशन बिटवीन मेजर एनवायरमेंटल चेंजेस, जो बड़े बड़े एनवायरमेंटल चेंजेस हुए इन कल्चरल स्टेजेस ड्यूरिंग प्लिस्टोसीन इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब ये क्वेश्चन जो बना, अब आपको समझना है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कौन सा कल्चर रहा होगा। ठीक है। तो सोहन वैली कल्चर था, और प्लिस्टोसीन की बात हो रही है। प्लिस्टोसीन बोले तो 2 से 1 मिलियन ईयर अगो, 20 लाख से 10 लाख साल पुराना टाइम है ये। बात समझ में आ रही है? प्लिस्टोसीन, अब गूगल कर लीजिएगा, सारे जो टाइम है ना इनको देख लीजिएगा। प्लिस्टोसीन ही वही टाइम है जहां पे ह्यूमन इवोल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा था। ह्यूमन इवोल्यूशन एक कैरेक्टरिस्टिक एनवायरमेंट में रहते हुए अपने आप को इवॉल्व करा रहा था। ठीक है। प्लिस्टोसीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एज, इंपॉर्टेंट एरा इन द डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर्स। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से इसको आइडिया लगाना था। ठीक है। और एनवायरमेंट के साथ कल्चर्स बनने का एक बहुत बड़ा उदाहरण था सोहन कल्चर। ठीक है। इतना कोई दिक्कत? चलिए, सोहन वैली का आइडिया कैसे लगता है हमें? नॉर्थ वेस्ट इंडिया का हमें पता होता है, और ये 1981 में पूछा गया था। ठीक है।
सोहन वैली जो है वो कश्मीर वैली के नजदीक है, पाकिस्तान में है। और इस पे जो काम किया था वो काम किया था डी टेरा एंड पैटिसन ने। 2019 में यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था डी टेरा एंड पैटिसन के बारे में, तो वहां पर आपको सोहन कल्चर के बारे में बात करनी थी। ठीक है, डी टेरा और पैटिसन ने क्या काम किया है, आपको लिखना था कि होमो इरेक्टस कल्चर में काम किया है, लोअर पैलेolithic कल्चर के लिए काम किया है, सोहन कल्चर में काम किया है। तो सोहन कल्चर को समझा देते और दो चार बातें इधर उधर की करते। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इस बार जो आया हमारा 2020 में क्वेश्चन क्या बना था, रॉबर्ट ब्रूस फुट पे। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट पे क्वेश्चन बना था। ठीक है, उन्होंने क्या काम किया है, उन्होंने, ये हमारे फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री हैं। ठीक है, और इन्होंने मद्रासिन वैली और कोर्टलियर वैली, मद्रासिन कल्चर और कोर्टलियर वैली पे काम किया है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे इस चीजों को। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही बन रहे हैं, अंदर से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब याद देखो, जो हमारा मैन का इवोल्यूशन हुआ है वो बायोलॉजिकल और कल्चरल दोनों है। ठीक है, और इन दोनों के सिंक्रोनाइजेशन से मैन ने अपने बेसिक क्वेश्चन बिफोर इट वो सर्वाइवल को एड्रेस किया है और अपने जीवन को आसान बनाया है। तो जो थॉट लग रहा है वो उसमें लग रहा है इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर, यानी इकोलॉजिकल एडेप्टेशन। ठीक है, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन से ही इंसान ने, जो हमारा एंसेस्टर था, उसने अपने बायोलॉजिकल वेरिएशन और कल्चरल वेरिएशन को एड्रेस किया है। बायोलॉजिकल वेरिएशन क्या, अक्रॉस द टाइम जो इंसान में चेंज आए हैं, ठीक है, वो इकोलॉजी के हिसाब से आए हैं। उस एनवायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए मैन पर प्रेशर पड़ा है, एनवायरमेंटल प्रेशर, जिसके हिसाब से उसके बॉडी में कुछ चेंजेस आए हैं। ठीक है, और वो इवोल्यूशनरी लाइन में ट्रेस हुआ है। कल्चरल वेरिएशन जो है वो रीजनल वेरिएशन है। ठीक है, अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। ठीक है, बात समझ रही, क्योंकि एनवायरमेंट जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड इज नॉट सेम, बट इंसान हर जगह थे। ठीक है, मतलब मोटे मोटे तौर पे। ठीक है, तो फिर डिफरेंट एनवायरमेंट में इंसान रह रहे थे, तो डिफरेंट कल्चर्स बना रहे थे। ठीक है, बात, हर एनवायरमेंट की नीड अलग है ना। ठीक है, अब खुद सोचो, जो कोस्ट में लोग रह रहे हैं उनके लिए एनवायरमेंट की नीड अलग है। कोस्ट मतलब जो सी में रह रहे हैं, सी के नजदीक रह रहे हैं। ठीक है, जो पहाड़ों में रह रहे हैं उनमें एनवायरमेंट में जीने की नीड अलग है। डेजर्ट में रहने वाले, एनवायरमेंट में रहने वाले लोगों की नीड अलग है। ठीक है, नदी के किनारे में रहने वाले लोगों की नीड अलग है। तो डिफरेंट एनवायरमेंट में रहने के लिए डिफरेंट कल्चर्स का होना जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे पहाड़ में लोग रह रहे हैं उनके लिए बोट का क्या काम, जो कोस्ट में रह रहे हैं उनके लिए मोटे कपड़ों का क्या काम, वूलन क्लोथ्स का क्या काम। बात समझ में आ रही है, तो इसी चीज को समझिए। ठीक है, डिफरेंट एनवायरमेंट में रहने के लिए डिफरेंट लोग जो हैं अपने आप को अडेप्ट कराने के लिए डिफरेंट कल्चर्स बनाते हैं, और उन्हीं कल्चर्स की वजह से वो अपने जीने के तरीके को आसान करते हैं। इतना क्लियर हुआ। In time and space, if one wishes to explain variation, the best thing is ecological perspective. ठीक है, टाइम और स्पेस में अगर आपको वेरिएशन समझाना है तो बेस्ट पर्सपेक्टिव है इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। और जो थॉट है वो कौन सा थॉट है बताओ, जूलियन स्टीवर्ट का। बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैन इज सर्वाइवल को एड्रेस करने वाला। एनवायरमेंट के साथ कल्चर बदलेंगे, जैसे जैसे आपका एनवायरमेंट बदलेगा वैसे वैसे कल्चर बदलेंगे। यही मैंने आपको समझाया है किसमें, जूलियन स्टीवर्ट के मल्टीलीनियर इवोल्यूशन में। डिफरेंट एनवायरमेंट में डिफरेंट कल्चर्स बन जाते हैं। साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया वर क्लाइमेटिकली वेरी वेरी डिफरेंट रीजन्स ड्यूरिंग प्लिस्टोसीन पीरियड। अब इनके मैं एनवायरमेंट को समझाऊंगा और फिर एनवायरमेंट के जरिए बनने वाले वो कल्चर्स जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, किसी भी रीजन को आपको समझना है, किसी भी रीजन के कल्चर्स को समझना है। ठीक है, किसी भी रीजन के हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म पे हमें क्वेश्चन करना है, तो उसमें रहने वाले जो एनवायरमेंट है, जो पहला एनवायरमेंट है, जो प्रेजेंट एनवायरमेंट है, उस पर बात करनी भी आवश्यकता है। क्योंकि उसी एनवायरमेंट के फलस्वरूप आपके जो कल्चर्स बने हैं, उसी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ही कल्चर्स बने हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़िए। अब हम आगे बात करते हैं, डायग्राम आ रहा है। ठीक है, डायग्राम मैंने इस तरीके से बनाया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ठीक है, हमेशा इस बात को याद रखना, जो इंडिया है, इंडिया का मैप आप देखिए ध्यान से, 2 पेज आगे बढ़ के देखिए, इंडिया का मैप बना रखा है। थोड़ा 2 पेज आगे बढ़िए। ऊपर मैंने गोला करके सोहन वैली दिखाया है। ठीक है, और नीचे मैंने आपको कुछ नहीं दिखाया है। ठीक है, याद रखना कि जैसे ही पूरा, जैसे सपोज करो इंडिया है, ठीक है, इस तरह से याद करो। याद करने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, अगर नॉर्थ इंडिया में बर्फ गिर रही होगी, नॉर्थ इंडिया में बर्फ गिर रही होगी, नॉर्थ इंडिया में जो प्रेसिपिटेशन है वो स्नोफॉल होगा। तो साउथ इंडिया का जो प्रेसिपिटेशन है बिकॉज ऑफ हायर टेम्परेचर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया का टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, ठीक है, तो वहां पे प्रेसिपिटेशन जो है प्लूविएशन के फॉर्म में बारिश होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर ऊपर ग्लेशिएशन है तो साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में अगर ग्लेशिएशन है तो साउथ इंडिया में प्लूविएशन होगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब ग्लेशिएशन हो गया, बर्फ गिर चुकी है। ठीक है, अब जो है बर्फ नहीं गिर रही है, तो 2 ग्लेशिएशन के बीच का जो टाइम है
उसको बोलेंगे हम इंटरग्लेशिएशन। ठीक है, सपोज करो नॉर्थ इंडिया में बर्फ गिरी, फिर नहीं गिरी, ठीक है, और फिर उसके बाद बर्फ गिरी, जब वो नहीं गिरेगी बर्फ तो उसको बोलेंगे इंटरग्लेशिएशन। ठीक है, अब याद रखना जैसे ही ऊपर जो है प्लूविएशन हो रहा है साउथ इंडिया में, ठीक है, और नॉर्थ इंडिया में ग्लेशिएशन हो रहा है, उसके बाद कुछ नहीं होगा कुछ टाइम तक, और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ग्लेशिएशन होगा, और जैसे ही ग्लेशिएशन नॉर्थ इंडिया में होगा साउथ इंडिया में प्लूविएशन होगा। तो जो कुछ नहीं हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, जो नॉर्थ इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है उसे बोलेंगे इंटरग्लेशिएशन, और साउथ इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है उसे बोलेंगे इंटरप्लूविएशन। बात समझ में आ रही है? अब देखो इंटरग्लेशिएशन में जो है बर्फ पिघलती है, और इंटरप्लूविएशन में जो पानी इकट्ठा हुआ है प्लूविएशन की वजह से वो ड्रेन ऑफ करता है। इतना क्लियर हुआ? तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में एनवायरमेंट की कहानी यही है। प्लिस्टोसीन 1 मिलियन ईयर अगो और 2 से लेकर 2 मिलियन ईयर अगो, 2 मिलियन ईयर अगो से लेकर 1 मिलियन अगो तक यही कहानी चल रही थी। तो यही एनवायरमेंट था। नॉर्थ इंडिया में बर्फ गिर रही है, नहीं गिर रही है, गिर रही है, नहीं गिर रही है, और जब बर्फ नॉर्थ इंडिया में गिर रही है तो साउथ इंडिया में प्लूविएशन हो रहा है, फिर कुछ नहीं हो रहा है, फिर प्लूविएशन हो रहा है। ठीक है, तो ग्लेशिएशन, इंटरग्लेशिएशन, और उसी के रिस्पेक्ट में साउथ इंडिया में प्लूविएशन, इंटरप्लूविएशन। तब एनवायरमेंट को समझो। ठीक है, एनवायरमेंट क्या है? अगर आप नॉर्थ इंडिया के सोहन वैली में हैं तो बर्फ गिरेगी, फिर उसके बाद नहीं गिरेगी, फिर गिरेगी, फिर नहीं गिरेगी। ठीक है, आपने मूवीज भी देखी होंगी आइस एज में। आइस एज में क्या दिखाते थे वो, पहले बर्फ है आइस एज में, उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि बर्फ पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो जो वह बर्फ पिघल रही होगी उसको बोलेंगे इंटरग्लेशिएशन। ठीक है, अब साउथ इंडिया में देखिए बारिश गिरेगी, पानी इकट्ठा होगा, उसके बाद जब बारिश नहीं गिर रही है तो वो पानी इकट्ठा है, जो पानी के स्रोत बन चुके हैं, फिर वो वाटर जो है ड्रेन ऑफ करेगा। ठीक है, तो वो इंटरप्लूविएशन है। इतना समझ में आया? अब वापस आइए डायग्राम पे, मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया इस तरीके से। ठीक है, तो ये साइकिल्स हैं। ठीक है, साइकिल्स किसकी हैं? ग्लेशिएशन, इंटरग्लेशिएशन, ग्लेशिएशन, इंटरग्लेशिएशन। आपको 5 साइकिल्स दिखानी है, सेकंड ग्लेशिएशन से याद करना है, फर्स्ट ग्लेशिएशन और इंटरग्लेशिएशन नहीं लिखना है। ठीक है, बात समझ में आ रही? क्योंकि यहां से कल्चर्स बनने स्टार्ट हुए हैं। अब देखो पहले जो हमारा होमो इरेक्टस है वो समझेगा ना एनवायरमेंट को, तो फर्स्ट ग्लेशिएशन और सेकंड इंटरग्लेशिएशन में उसने समझा कि नीड क्या है, अगर मुझे बचना है उस एनवायरमेंट में तो मुझे बनाना क्या है। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज है। तो सेकंड ग्लेशिएशन, फिर सेकंड इंटरग्लेशिएशन, देन थर्ड ग्लेशिएशन, देन थर्ड इंटरग्लेशिएशन, देन फोर्थ ग्लेशिएशन। अब ये साइकिल्स जब गुजरेंगी तो जो टूल्स हैं वो उस पर्टिकुलर टाइम में वो बनते चले जाएंगे। ठीक है, अब कोई टूल्स होंगे, वो क्या टूल्स बनाएगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही नॉर्थ इंडिया में सेकंड ग्लेशिएशन हो रहा है, वैसे ही साउथ इंडिया में सेकंड प्लूविएशन होगा। इतना समझ में आ रहा है? जैसे ही नॉर्थ इंडिया में सेकंड इंटरग्लेशिएशन है, उसी के अकॉर्डिंग साउथ इंडिया में सेकंड इंटरप्लूविएशन है। नॉर्थ इंडिया में थर्ड ग्लेशिएशन है तो उसके अकॉर्डिंग साउथ इंडिया में थर्ड प्लूविएशन है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में अगर थर्ड इंटरग्लेशिएशन है तो फिर साउथ इंडिया में थर्ड इंटरप्लूविएशन है। फोर्थ ग्लेशिएशन है नॉर्थ इंडिया में तो फोर्थ प्लूविएशन है साउथ इंडिया में। समझ में आया? तो इंटरग्लेशिएशन क्या है? बर्फ का पिघलना। इंटरप्लूविएशन क्या है? जो वाटर इकट्ठा हुआ है उसका ड्रेन ऑफ होना। व्हाट इज प्लूविएशन? बारिश का गिरना। ठीक है, व्हाट इज ग्लेशिएशन? बर्फ का गिरना। इस बात को याद रखो, कोई दिक्कत? चलिए देखो, बर्फ गिरने का मतलब ये नहीं कि बर्फ गिर रही है, बर्फ मतलब कि बर्फ का प्रीडोमिनेंस होना। एक समय ऐसा आएगा ग्लेशिएशन में बहुत ठंड होती है, ठीक है, तो आइस जो है बनेगी, जो वाटर ऑलरेडी अवेलेबल होगा पिघल के वो भी जमना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज ग्लेशिएशन। ठीक है, ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। ग्लेशिएशन मतलब आइस फॉर्मेशन, बर्फ का गिरना। ठीक है, और जो ऑलरेडी वाटर है या फिर मेल्टेड वाटर है उसका बर्फ बन जाना। प्लूविएशन इज फिनोमिना ऑफ रेनिंग। इंटरग्लेशिएशन इज मेल्टिंग ऑफ आइस और इंटरप्लूविएशन इज ड्रेनिंग ऑफ वाटर थ्रू रिवर्स। यहां तो कोई दिक्कत? चलिए, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ड्यूरिंग प्लिस्टोसीन, ये सारा टाइम जो है प्लिस्टोसीन का है। होमो इरेक्टस ने जो कल्चर्स बनाए वो प्लिस्टोसीन में बनाए हैं। ठीक है, देयर वाज सेवरल ग्लेशिएशन और इंटरग्लेशिएशन। अब प्लिस्टोसीन का जो पूरा पीरियड है इंडिया में यही चल रहा था। ठीक है, ऊपर ग्लेशिएशन फिर नीचे प्लूविएशन, ऊपर इंटरग्लेशिएशन नीचे इंटरप्लूविएशन। ठीक है, इतना कोई क्लियर हुआ? तो इस मैप को समझिए, कोई दिक्कत नहीं। ये डायग्राम बना हुआ है छोटा सा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं सोहन कल्चर में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सोहन कल्चर में। सोहन कल्चर इन नॉर्थ इंडिया एंड मद्रासियन कल्चर इन साउथ इंडिया वर द प्रोडक्ट ऑफ 2 एनवायरमेंटल एडेप्टेशन। ठीक है, रिस्पेक्टिव एनवायरमेंटल एडेप्टेशन। जैसे नॉर्थ इंडिया में मैं आपको बता रहा हूं ग्लेशिएशन, इंटरग्लेशिएशन, ग्लेशिएशन, इंटरग्लेशिएशन, ग्लेशिएशन। अब इसकी वजह से जो नॉर्थ इंडिया है उसमें चॉपर और चॉपिंग बनेगा। व्हाट इज चॉपर?
अगर हम किसी खुदरेले पत्थर को एक साइड से छाटेंगे, एक साइड से स्मूथ करेंगे तो वह चॉपर है। अगर किसी खुदरेले पत्थर को हम दो साइड से चॉप करेंगे, दो साइड से, तो वो चॉपिंग होगा। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में केवल और केवल चॉपर और चॉपिंग था, और साउथ इंडिया में जहां पे प्लूविएशन और इंटरप्लूविएशन था उसके लिए बनाया गया हैंड एक्स, जहां पे आपने पत्थर को हर डायरेक्शन में स्मूथ किया है। ठीक है, तो हैंड एक्स कल्चर की स्टडी करी है वो मद्रासियन कल्चर है, और इसकी स्टडी करी है रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। और वो रीजन था कोर्टलियर वैली। कोर्टलियर वैली याद रखना। नॉर्थ इंडिया में जो रीजन था वो था सोहन वैली, साउथ इंडिया में जो रीजन है वो कोर्टलियर वैली। तो ऊपर का रीजन जो है ग्लेशिएशन और इंटरग्लेशिएशन, उसकी वजह से बनेगा चॉपर चॉपिंग। ठीक है, और साउथ इंडिया में जो मद्रासियन कल्चर है उसकी वजह से बनेगा हैंड-एक्स कल्चर। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। सोहन कल्चर इज द रिजल्ट ऑफ अडेप्टेशन टू ग्लेशिएशन एंड इंटरग्लेशिएशन। ठीक है, एंड मद्रासियन कल्चर इज द रिजल्ट ऑफ प्लूविएशन एंड इंटरप्लूविएशन। इतना याद कर लो, रट गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सेंट्रल इंडिया का जो कल्चर है वो ओवरलैपिंग रीजन है। व्हाट इज द रीजन? जो रीजन है सेंट्रल इंडिया का, वहां पे सोहन वैली का भी इफेक्ट पड़ेगा, मद्रासियन वैली का भी इफेक्ट पड़ेगा, या फिर कोटलियर वैली का भी इफेक्ट पड़ेगा। ऊपर सोहन कल्चर भी आएगा और नीचे मद्रासियन कल्चर भी आएगा। तो सेंट्रल इंडिया जो है वो ओवरलैपिंग रीजन है। ठीक है, तो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पे बर्फ भी गिर रही होगी, बारिश भी आ रही होगी, बर्फ पिघल भी रही होगी, और पानी ड्रेन भी हो रहा होगा। इट कंटेन्स ऑल द 4 स्टेजेस। ठीक है, अब उसमें रीजनल वेरिएशन होगा सेंट्रल इंडिया में। हाईलैंड्स जो होंगे सेंट्रल इंडिया के, वहां बर्फ गिरेगी, और जो लो लैंड्स होंगे वहां पे पानी गिरेगा, बारिश गिरेगी। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर रीजन में जो नीड है एनवायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए, जो कल्चर्स बनेंगे वो चॉपर चॉपिंग बनेंगे और हैंड एक्स भी बनेगा। ठीक है, तो यहां पर जो पाए जाने वाले कल्चर्स हैं, जो नर्मदा मैन का कल्चर है, जो हमारा नर्मदा वैली में पाया जाने वाला कल्चर है, वो है चॉपर चॉपिंग और हैंड एक्स। कोई दिक्कत? तो देखिए, सेंट्रल इंडियन कल्चर इज द रिजल्ट ऑफ बोथ ग्लेशिएशन एंड प्लूविएशन। बोथ टाइप ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस हैव प्रिवेल्ड हियर। दोनों तरह की एनवायरमेंटल कंडीशन प्रिवेल करी हैं। सो नर्मदा मैन कल्चर कंसिस्ट ऑफ बोथ चॉपर चॉपिंग एंड हैंड एक्स। अभी डायग्राम देख लीजिए, ग्लेशिएशन की वजह से और प्लूविएशन की वजह से। ग्लेशिएशन की वजह से चॉपर चॉपिंग बना और हैंडेक्स जो बना प्लूविएशन की वजह से, और यहां पे ग्लेशिएशन प्लूविएशन दोनों हैं, तो चॉपर चॉपिंग हैंडेक्स तीनों बनेगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम होमो इरेक्टस के द्वारा बनाए जाने वाले कल्चर को पढ़ रहे हैं। ये वो कल्चर है जो इंडिया में होमो इरेक्टस ने बनाया है और इसके प्रमाण मिले हैं। तो मतलब होमो इरेक्टस तो भारत में था ही। ठीक है, क्योंकि उसका कल्चर्स मिल रहा है हमें। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। सोहन कल्चर को कई बार सोन कल्चर भी बोलते हैं, SOAN, सोन कल्चर। ठीक है, और इसको समझाते हैं हम एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर, बिकॉज बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैन इज सर्वाइवल, और उस बेसिक क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए इंसान ने उन कल्चर्स को बनाया जिसके जरिए उसने अपने जीवन को जीने के लिए प्रेरित किया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो समय के साथ भूख पर वो नहीं जी पाता। ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंट जो है टफ कंडीशंस के थे। ठीक है, आप खुद सोचो ना, ग्लेशिएशन है। ग्लेशिएशन मतलब समझ रहे हो ना, बहुत ही माइनस में टेम्परेचर है। ठीक है, तो उस आइस एज में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उसको कुछ ऐसे कल्चरल टूल्स बनाने पड़े जिसके जरिए उसने अपने जीवन को जीने के लिए अग्रसर बनाया। कोई दिक्कत? तो यही होगा हर स्टेज में। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट सोहन कल्चर स्टेजेस कोरिलेटेड विद मेजर एनवायरमेंटल चेंजेस इन टर्म्स ऑफ ग्लेशिएशन एंड इंटरग्लेशिएशन ड्यूरिंग प्लीस्टोसीन। जो 5 स्टेजेस मैंने बताई आपको, कौन कौन से स्टेजेस हैं? ग्लेशिएशन, सेकंड इंटरग्लेशिएशन, थर्ड ग्लेशिएशन, थर्ड इंटरग्लेशिएशन एंड फोर्थ ग्लेशिएशन। तो हर एक जो कल्चरल स्टेज है वहां पे बनने वाले कुछ टूल्स होंगे या फिर कुछ एक इवोल्यूशनरी फेज होगी, उसको समझते हैं। आपको ये रटना है। सोहन कल्चर आएगा तो ये 5 फेज के हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। आप डायग्राम देखते हो इस तरीके से बनाता है वो, टफ डायग्राम है, नहीं बनेगा। वहां पे बनाने की कोशिश करोगे टाइम वेस्ट करोगे। ये करो, आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ता हूं। सोहन कल्चर स्टेजेस में पहली कल्चर स्टेजेस है प्री सोहन कल्चर। इट वॉज द प्रोडक्ट ऑफ अडेप्टेशन टू सेकंड ग्लेशिएशन। वेरी इजी। कैरेक्टरिस्टिक टूल टाइप ऑफ प्री सोहन कल्चर वॉज पेबल टूल। याद रखना, पेबल टूल है। ठीक है, वेदर दिस टूल इज मैन मेड और नॉट इज डिबेटेबल। ठीक है, तो सेकंड वाले में डालेंगे आप पेबल टूल। पेबल टूल समझो, पेबल पत्थर। ठीक है, अब फिर सेकंड फेज आप डालेंगे अर्ली सोहन कल्चर। ठीक है, अर्ली सोहन कल्चर याद करो किससे है? सेकंड इंटरग्लेशिएशन। जो कैरेक्टरिस्टिक टूल है वहां पे है चॉपर चॉपिंग टूल। तो बस आपको स्टेज याद रखनी है, टूल याद रखना है। ठीक है, और कोई अगर कोई दिक्कत है यहाँ पे तो आपको वो याद रखनी है। दिक्कत मतलब कि पहले वाले में पेबल टूल को आपको देख के लग नहीं रहा था कि रादर इट वाज टूल मेड और इट वाज टूल यूज्ड, जो होमो हैबिलिस में हो रहा था। इतना कोई दिक्कत? तो पहला हो गया आपके पास प्री सोहन कल्चर, दूसरा हो गया अर्ली सोहन कल्चर। लास्ट सेकंड है हमारा थर्ड नंबर पे है लेटर सोहन कल्चर। अब लेटर सोहन कल्चर तीसरी स्टेज है, थर्ड ग्लेशिएशन वाली स्टेज है। इसमें क्या हुआ है? इसमें आपको 2 लेयर्स मिली हैं।
ठीक है, अब ये किस तरीके से मिल रही हैं, आप देखो ना कि प्री सोहन कल्चर सबसे नीचे दबा होगा, फिर उसके बाद अर्ली सोहन कल्चर है, फिर आपके पास लेटर सोहन कल्चर है, फिर हमारे पास जो थर्ड इंटरग्लेशिएशन है, फिर फोर्थ ग्लेशिएशन है। अब उसमें कुछ कल्चर्स दबे होंगे, ठीक है, उन कल्चर्स की हम स्टडी कर रहे हैं। जो जितना पुराना कल्चर्स होगा वो जमीन के उतने नीचे होगा, क्योंकि ये कल्चरल स्टेजेस मिली हैं समय के साथ, और दे आर द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट फेजेस। जो सेकंड ग्लेशिएशन है, मतलब जो दूसरी बार बर्फ जम रही थी, ठीक है, और उसके बाद अर्ली सोहन कल्चर मतलब सेकंड इंटरग्लेशिएशन जो है, दूसरी बार बर्फ पिघल रही थी। थर्ड ग्लेशिएशन मतलब तीसरी बार बर्फ जम रही थी। थर्ड इंटरग्लेशिएशन मतलब तीसरी बार बर्फ पिघल रही थी। तो जो हम पढ़ रहे हैं, जो तीसरी बार बर्फ जम रही थी, तो उस समय कुछ कल्चर्स बने होंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है, अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए, ठीक है। अब देखो, इट डेवलप इन रिस्पॉन्स टू थर्ड ग्लेशिएशन, लेटर सोहन कल्चर। देयर आर टू लेयर्स, न्यू लेयर और ओल्ड लेयर, ठीक है, दो लेयर्स हैं इसमें, ठीक है, कल्चर्स जिससे बने हैं, ठीक है। जो ओल्डर लेयर है, ओल्डर लेयर मतलब पुराना समय, देखो जो ओल्डर है वो जमीन के नीचे होगा, जो न्यू है वो जमीन के ऊपर होगा। तो दो तरह के टूल्स इसमें मिले हैं हमें, ठीक है, इस फेज में। कौन से? थर्ड ग्लेशिएशन के फेज में, ठीक है। जो न्यू है उसमें मिला है हमें चॉपर, चॉपिंग एंड लेवोलोसियन फ्लेक। अभी लेवोलोसियन और कैलेक्टोनियन, दे आर द टेक्निक्स, ठीक है, जिसके जरिए चॉपिंग, ये फ्लेकिंग ऑफ किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में जो है मैं आपको बताऊंगा, और ठीक है, लेवोलोजियन और कैलेक्टोनियन क्वेश्चन आंसर्स में हम एड्रेस करेंगे। लेवोलोजियन और कैलेक्टोनियन टेक्निक्स हैं, ये फ्रांस में कुछ लोकेशंस हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये जो टेक्निक्स हैं किस तरीके से चॉपर, चॉपिंग और हैंडेक्स बनाते हैं, तो फ्लेकिंग ऑफ किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो जो नई लेयर है उसमें लेवोलोजियन फ्लेक्स मिले हैं, और जो ओल्डर लेयर है उसमें कैलेक्टोनियन फ्लेक्स मिले हैं। तो आप ऐसे याद रखना, LC ऊपर L है, C नीचे है। इसका ये मतलब है जो ऊपर है वो नया है, जो नीचे है वो पुराना है। तो जो नया वाला है वो लेवोलोजियन फ्लेक्स हैं, जो पुराने वाले हैं वो कैलेक्टोनियन फ्लेक्स हैं। याद हो गया? चॉपर, चॉपिंग तो मिल ही रहा है। जो फर्स्ट था, प्री सोहन कल्चर था, वहां पे आपको क्या मिल रहा था? वहां आपको पेबल टूल मिल रहा था, और ये पता भी नहीं था कि ये मैन मेड है या नहीं है। जो अर्ली सोहन कल्चर है वहां पे आपको चॉपर, चॉपिंग टूल मिला। जो आपका लेटर सोहन कल्चर है, थर्ड ग्लेशिएशन वाला, उसमें दो लेयर्स हैं, एक न्यू लेयर, ओल्डर लेयर। चॉपर, चॉपिंग दोनों में, ऊपर वाले में लेवोलोजियन फ्लेक है, नीचे वाले में कैलेक्टोनियन फ्लेक है। उसके बाद थर्ड इंटरग्लेशिएशन आता है, नो न्यू कल्चरल डेवलपमेंट, ऐसा ही रहा, जो पुराने कल्चर्स हैं वही यूज हो रहे हैं, कोई नया कल्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ। फिर फोर्थ ग्लेशिएशन आता है, एंड दिस इज द लास्ट स्टेज, दिस इज कॉल्ड इवॉल्व्ड सोहन स्टेज। इवॉल्व्ड सोहन स्टेज डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू फोर्थ ग्लेशिएशन। कैरेक्टरिस्टिक टूल वाज ब्लेड टूल। यहां पे जो है ब्लेड टूल मिले हैं आपको, ठीक है, ढोक पठान पंजाब में ये ब्लेड टूल मिले हैं, ढोक पठान में, ठीक, कोई दिक्कत, ब्लेड टूल यहां मिल रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है? सेकंड ग्लेशिएशन, सेकंड इंटरग्लेशिएशन, थर्ड ग्लेशिएशन, थर्ड इंटरग्लेशिएशन और फोर्थ ग्लेशिएशन। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से स्टेज में कौन सा टूल मिल रहा है। सेकंड ग्लेशिएशन में पेबल टूल मिला, सेकंड इंटरग्लेशिएशन में चॉपर, चॉपिंग मिला, थर्ड ग्लेशिएशन में चॉपर, चॉपिंग तो है ही, लेकिन जो न्यू है वो लेवोलोसियन है, और जो ओल्ड है वो कैलेक्टोनियन है। और थर्ड इंटरग्लेशिएशन में जो आपका कोई नया डेवलपमेंट नहीं हुआ है टूल का, और फोर्थ ग्लेशिएशन में आपको ब्लेड टूल मिलने स्टार्ट हो गए हैं। यहां तो कोई दिक्कत? तो यही था भाई सोहन कल्चर। 15 नंबर से क्वेश्चन आप निपटा सकते हैं इसमें। ये पांचों स्टेज आपको टूल्स के साथ याद होने चाहिए। डायग्राम बनाओ, इंडिया की जो प्लिस्टोसीन की जो टाइम है, होमो इरेक्टस का कल्चर है, ये समय बताओ कि कौन सा समय था, ठीक है, और यहाँ पे किस तरह का एनवायरमेंटल वेरिएशन था, वो डायग्राम बनाओ, ठीक है। इंडिया का मैप बनाओ, साथ में ग्लेशिएशन, इंटरग्लेशिएशन की बात करो, ठीक है। और फिर आप जूलियन स्टुवर्ट लगाओ कि एनवायरमेंट में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैन इज सर्वाइवल, और इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए इंसान ने टूल्स बनाए उस एनवायरमेंट में रहने के लिए। क्योंकि आप ये देखेंगे कि होमो इरेक्टस पहली बार कल्चर्स बना रहा है। जब पहली बार जो कल्चर्स बनेगा इंसान के द्वारा, वो सर्वाइवल का ही होगा, ठीक है। अभी हम और आप जो कल्चर्स बना रहे हैं वो सर्वाइवल से ऊपर उठ चुके हैं, ठीक है। अब हम जो कल्चर बना रहे हैं अपने जीवन को आसान बना रहे हैं। वी आर मेकिंग अवर लाइफ मोर इजी यूजिंग द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अपने दिमाग से कुछ इनोवेट करके हम उन कल्चर्स को और इंप्रूव कर रहे हैं, उनको और रिफाइन कर रहे हैं, ताकि अपने जीवन को और आसान बनाया जाए। बनाए ना अपने ये मोबाइल फोन जिसमें हम और आप बात कर रहे हैं, ये क्या है? इसकी जरूरत थी क्या? हमने थोड़ा सा और आगे बढ़े हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में और कुछ चीजें इनोवेट होंगी, ठीक है, जिससे हमारा जीवन और आसान होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? क्या इसमें हमारा क्वेश्चन का जो हमारा सर्वाइवल का क्वेश्चन है, क्या सर्वाइवल की नीड है क्या ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? नहीं ना। क्या सर्वाइवल की नीड मोबाइल फोन थी? नहीं। बात समझ में आ रही है? सर्वाइवल की नीड क्या है मैं बताता हूं। जैसे कि आप एक इंसान हैं, सपोज कि आप तो हैं ही, ठीक है। अब क्या करा जाए, आपको या फिर किसी भी दूसरे इंसान को समझिए, अभी आपने पे मत लीजिए, ठीक है। उसके मैं सारे कपड़े निकाल दूं, बॉडी से एक एक चीज निकाल दूं, ठीक है, बिल्कुल बेयर नेकेड बॉडी, ठीक है। अब उसी इंसान को आप खड़ा करिए
कहां पर? -45 डिग्री सेल्सियस सियाचिन ग्लेशियर में। क्या वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब उसी इंसान को अब डेजर्ट पे खड़ा करिए 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, क्या वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसको क्या करेगा? डेजर्ट में जाके वो क्या करेगा? वो अपने जीवन को जीने के लिए कुछ ऐसी चीजें करेगा। ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चन है अपने जीवन को जीने का, कुछ ऐसी चीजें करेगा कि वो सरवाइव कर जाए किसी भी तरीके से। ठीक है, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। ठीक है, कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है, कुछ भी पहन सकता है। जो वो करेगा वही तो कल्चर का इनोवेशन है। जो नीड है उस एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए जो वो इंसान करेगा। बात समझ में आ रही है? तो यही है। अब जो आपका ये है, पहाड़ों में मैंने भेज दिया, सियाचिन में भेज दिया, पोलर बियर मिला या फिर कोई भी जानवर मिला, उसको मारेगा, काटेगा, उसकी खाल निकालेगा, पहन लेगा। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो बचता ही नहीं। तो अपने जीवन को बचाने के लिए कुछ ऐसा काम करेगा वो इंसान जिसके जरिए अपने सर्वाइवल को वो सुनिश्चित करेगा, और यही नीड थी। बात हमारी, तो इसी तरीके से कल्चर्स बने हैं। ठीक है, उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो सोच पाया, उसके पास ब्रेन था। ठीक है, अगर ब्रेन नहीं होता तो वो नहीं जी पाता, मर जाता। हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, उसमें ब्रेन का बड़ा रोल है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो जो कल्चर्स बनते हैं वो एनवायरमेंट की नीड के अकॉर्डिंग बनते हैं। ठीक है, एक बार वो बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैन इज सर्वाइवल एड्रेस कर लेंगे वो डेजर्ट और सियाचिन वाला आदमी, फिर आगे बढ़ के वो अपने जीवन को और आसान बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब मैन वर्सेस वाइल्ड आप देखते हैं, वो बेसिक क्वेश्चन बिफोर द मैन इज ओनली सर्वाइवल। तो वो चीजें करेगा जिससे उसका सर्वाइवल सुनिश्चित हो जाए, कुछ बेसिक चीजें। फिर उस बेसिक चीजों के बाद जब वो अटेंड कर लेगा, फिर वो आगे सोचेगा कि किस तरीके से और आसानी से जंगल में रहा जा सकता है। ठीक है, तो एनवायरमेंट में रहना, ठीक है, और उस एनवायरमेंट में रहते हुए अपने सर्वाइवल को सुनिश्चित करना, ठीक है, अलग ही कहानी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यही हमारा था। अब आगे बढ़ते हैं, मद्रासियन कल्चर के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि अब आपको मैंने सोहन कल्चर समझाया, वैसे ही अब आप साउथ इंडिया में आ जाइए। ठीक है, इट डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू प्लूविएशन और इंटरप्लूविएशन। ये प्लूविएशन और इंटरप्लूविएशन की वजह से हुआ था ये। और इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक टूल है वो हैंड एक्स टूल है। तो साउथ इंडिया में आपको प्रीडोमिनेंटली मिलने वाला है हैंड एक्स। हैंड एक्स इज अ टूल विच हैज बीन चॉप्ड ऑफ, एक ऐसा पत्थर जो हर डायरेक्शन में चॉप्ड ऑफ कर दिया जाए, हर डायरेक्शन में स्मूथ कर दिया जाए। ठीक है, ताकि उसको रोल डाउन करना आसान हो जाए। ठीक है, इट इज मद्रासियन कल्चर, इट इज हैंड एक्स कल्चर, एंड इट इज बिलोंग्स टू द लोअर पेल्थिक कल्चर और होमो इरेक्टस कल्चर ऑफ साउथ इंडिया। और इस पे काम किया है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, और हु इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन लिखा है इसमें, रॉबर्ट ब्रूस फुट। क्वेश्चन आया था इस बार यूपीएससी में 2020 में। ठीक है, और ये नोट्स बहुत पुराने हैं। ठीक है, तो इट्स कैरेक्टरिस्टिक टूल इज हैंड एक्स, फर्स्ट फाउंड बाय रॉबर्ट ब्रूस फुट इन 1863 फ्रॉम अतिरमपक्कम। अतिरमपक्कम वो जगह है जहां मद्रास के पास, जो ये अतिरमपक्कम है, यही है कोटलियार वैली के अंदर जगह है। कोटलियार वैली है एक, वहां पे अतिरमपक्कम जगह है, और ये पूरा रीजन मद्रास रीजन कहलाता है। मद्रास रीजन बोले तो तमिलनाडु का रीजन। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पहली बार हैंडेक्स को खोजा था कोटलियार वैली से, और उस जगह का नाम था अतिरमपक्कम। ठीक है, नॉर्थ इंडिया से अगर आप साउथ इंडिया में बढ़ते हैं तो जो प्रोपोर्शन है हैंडेक्स का वो बढ़ता चला जाता है। याद रखना, हैंडेक्स जो है उनका संख्या बढ़ती चली जाएगी जैसे आप साउथ इंडिया की तरफ बढ़ेंगे। जो सेंट्रल इंडिया है वहां पे नर्मदा मैन है, नर्मदा मैन इज ऑल्सो होमो इरेक्टस, वहां पे हैंडेक्स कल्चर है और चॉपर चॉपिंग कल्चर है। कोई दिक्कत? तो हैंडेक्स कल्चर इज द डोमिनेंट कल्चर ऑफ इंडिया फाउंड फ्रॉम सेवरल रीजन। जो साउथ इंडिया का डोमिनेंट कल्चर है, याद रखना साउथ इंडिया में एक ऐसी जगह है जहां पे हैंडेक्स नहीं पाया जाता है, और वो रीजन है केरल। केरल में हैंडेक्स नहीं पाया जाता है। बात समझ में आई? बहुत ही मुश्किल से कुछ मिलेगा भी तुम। ठीक है, अब रीजनल वेरिएशन अभी मत करो, मैं बताऊंगा आगे जाके। ठीक है, बस थोड़ा सा पढ़ देता हूं। बिहार में हैंडेक्स कहां मिला है? पैसरा में, मुंगेर रीजन है। झारखंड में रोरा रिवर सिंहभूम में मिला है। उड़ीसा में कुलियाना में मिला है, कमरपारा में मिला है, या फिर बुरहाबलंग, मत याद करो क्योंकि फालतू में गलत करवट हो गए। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा में मिला है। कर्नाटक में मालप्रभा घाट प्रभा में मिला है। इस तरह से खूब सारे रीजन्स हैं। आपको रीजनल वेरिएशंस याद करने पड़ेंगे। मैं आपको डायग्राम्स दूंगा, मैप दूंगा, 5-5 साइट्स याद कर लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है। आंसर में मार के आइएगा। अब सेंट्रल इंडियन साइट्स जो है कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल इंडियन कल्चर। ठीक है, मद्रास में इतना ही डालना। प्लूविएशन और इंटरप्लूविएशन वजह से हैंडेक्स बना है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने काम किया अतिरमपक्कम में, कोटलियार वैली में। ठीक है, और हैंडेक्स जो है हर जगह पाया जाता है, केवल केरल को छोड़ के। और रीजनल वेरिएशन समझा देना, और फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री लिखना, और अपना जो हैंडेक्स है वो बता देना। ठीक है, लोअर पेल्थिक कल्चर समझाना, होमो इरेक्टस कल्चर समझाना मद्रासियन कल्चर में। कोई दिक्कत? आएगा तो सोहन के साथ ही आएगा। सोहन को हमें अच्छे तरीके से याद करना था। कोई दिक्कत? चलिए, सेंट्रल इंडियन साइट्स कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल इंडियन कल्चर। सेंट्रल इंडियन कल्चर डेवलप्ड आउट ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस इन टर्म्स ऑफ ग्लेशिएशन और प्लूविएशन।
देखो इसमें सब कुछ होता है। सेंट्रल इंडिया इज एन ओवरलैपिंग रीजन, मैं बता चुका हूं, कुछ दोबारा नहीं बताऊंगा, सेम चीज है, ठीक है। ग्लेशिएशन और प्लूविएशन की वजह से कल्चर बने हैं। नर्मदा मैन में जो कल्चर बना है चॉपर, चॉपिंग, हैंडेक सब है, और वहां पे जो कल्चर है वो हंटिंग और फूड गैदर दोनों का ही है। हंटिंग भी कर रहा है और फूड गैदरिंग भी कर रहा है, यहां तो कोई दिक्कत। ये तो थी इंडिया की बात। अब हम चलते हैं यूरोप में। यूरोप में मैंने बताया था कि प्रीचूलियन, चूलियन और अचूलियन है, ठीक है। तो अब यूरोप का जो होमो इरेक्टस है उसको बोलते हैं हेडलबर्ग। क्या बोलते हैं? हेडलबर्ग मैन, याद करो, हेडलबर्ग मैन, यूरोपियन होमो इरेक्टस, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब जो है होमो इरेक्टस कल्चर जो है ये भी लोअर पैलियोलिथिक कल्चर है ऑब्वियसली, और यूरोप में जो लोअर पैलियोलिथिक कल्चर है वो 3 स्टेजेस में था। एक था प्रीचूलियन, चूलियन और एचूलियन। प्रीचूलियन में वो पेबल टूल, पेबल टूल वही वाला टूल है जो इंडिया में मिला था सोहन वैली में फर्स्ट स्टेज में, मतलब सेकंड ग्लेशिएशन में, याद आया, ठीक है, वही था पेबल टूल, जिसको बताने में दिक्कत थी कि इट वाज मैन मेड और मैन यूज्ड। ये ऐसा टूल है जो मैन ने बनाया है या फिर मैन ने यूज किया है, यूज कर करके उसको पत्थर ने टूल की फॉर्म ले ली है। देखो, टूल बनाना मतलब कि पहले उस पत्थर को तैयार करना कि उसको हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम पत्थर को यूज करें बार बार कि वो आगे जाके वो वियर और टीयर होके उसी मतलब टूल का फॉर्म ले ले। बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो पेबल टूल प्री चूलियन स्टेज में पाया गया, यहाँ पे चॉपर, चॉपिंग में पाया गया। उसके बाद चूलियन स्टेज आई, वहां पे आपका क्रूड हैंडेक्स पाया गया, और एचूलियन में बेटर हैंडेक्स कल्चर है, ठीक है। इतना याद कर लेना कि चॉपर, चॉपिंग प्रीचूलियन है, चूलियन जो है हैंडेक्स है, और एचूलियन बेटर हैंडेक्स कल्चर है। पीसीए से याद करना, मैं ऐसे याद किया था, प्रीचूलियन, चूलियन, अचूलियन, पेबल टूल, चॉपर, चॉपिंग, हैंडेक्स और बेटर हैंडेक्स। कोई दिक्कत? तो ये मार देना बस। ये हेडलबर्ग मैन का कल्चर है, हेडलबर्ग मैन। जो होमो इरेक्टस है यूरोप का, उसे हेडलबर्ग मैन बोलते हैं, मैं बता चुका हूं फॉसिल्स में, ठीक है। अब आ रहा है लोअर पैलियोलिथिक कल्चर। इंडिया में हमने जो पढ़ा है सोहन कल्चर, नर्मदा मैन कल्चर और मद्रासियन कल्चर। सोहन कल्चर में चॉपर, चॉपिंग, मद्रासियन में हैंडेक्स आ गया, और नर्मदा मैन में चॉपर, चॉपिंग, हैंडेक्स आ गया। कोई दिक्कत? अब मिडिल पैलियोलिथिक में याद रखना कौन था? निएंडरथल था। और हमारे पास अपर पैलियोलिथिक में कौन था? हमारे जो चांसलीड, ग्रीमाल्डी, ये सब थे, जो मॉडर्न मैन बन चुका था, होमोसेपियंस बन रहा था। उसके बाद जो है यही होमोसेपियंस कंटिन्यू करें मीजोलिथिक और न्यूलिथिक में। यहां तो कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज न्यू आर्कियोलॉजी? जो लोअर पैलियोलिथिक कल्चर क्वेश्चन आया था ना, उसको 2 तरीके से डिवाइड करते, या फिर होमो इरेक्टस कल्चर जो था, एक इंडिया का और एक यूरोप का। इंडिया में आपको वो तीनों बता देते, और यूरोप में आप ये प्रीचूलियन, चूलियन बता देते, नंबर मिल जाना था। कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज न्यू आर्कियोलॉजी? नई आर्कियोलॉजी क्या है? ये क्वेश्चन आता है कई बार कि डिफाइन न्यू आर्कियोलॉजी, ठीक है। पीसीएस की मैं बात कर रहा हूं, कई स्टेट में पूछा जाता है, ठीक है। अब न्यू आर्कियोलॉजी क्या है? इट इज ऑल्सो आर्कियोलॉजी बट न्यू इन द सेंस it adopts statistical techniques to ascertain the status of a site, ठीक है। किसी साइट के स्टेटस को समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो मैंने आपको समझाया था ना पहले, इतना परसेंट है ये है, इतना परसेंट ये है। कोई भी एक पर्टिकुलर साइट है, उस साइट पे पाने जाने वाले खूब सारे टूल्स हैं। अब उन टूल्स के टाइप्स का एक प्रोपोर्शन होगा, उस प्रोपोर्शन की स्टडी करते हुए हम ये बताएंगे कि कोई पर्टिकुलर साइट जो है किस स्टेज में पहुंच चुकी है, या फिर कोई पर्टिकुलर साइट किस पीरियड को बिलोंग करती है, कौन सी स्टेज में है, क्या ये अर्ली स्टेज में या अर्ली फेज में या फिर मैच्योर फेज में है, ये समझाते हैं न्यू आर्कियोलॉजी के फॉर्म में, और इसको स्टैटिस्टिकल आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब पढ़ता हूं मैं इसको। फॉर एग्जाम्पल इन 2 आर्कियोलॉजिकल साइट्स ए एंड बी मोर टूल्स आर फ्लेक्स बट सम टूल्स आर हैंडेक्स, ठीक है। टूल्स जो है फ्लेक्स ज्यादा है, तो फ्लेक्स मतलब अगर फ्लेक्स ज्यादा है, डोमिनेट कर रहे हैं, तो फ्लेक्स कल्चर कौन सा था? मिडिल पैलियोलिथिक था। साइट बी में मोर टूल्स आर फ्लेक्स एंड सम आर ब्लेड, ये भी मिडिल पैलियोलिथिक में, पर जो हमारा ए वाला है उसमें हैंडेक्स ज्यादा, हैंडेक्स भी है, ठीक है, और बी वाले में ब्लेड्स हैं, ठीक है। तो मतलब जो मिडिल पैलियोलिथिक की जो अर्ली फेज है वो ए है, और मिडिल पैलियोलिथिक की जो लेटर फेज है वो बी है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अर्लियर फेज ऑफ मिडिल पैलियोलिथिक ए है, फ्लेक्स 70%, हैंडेक्स 30%, और एडवांस मतलब मैच्योर फेज ऑफ मिडिल पैलियोलिथिक फ्लेक्स 65%, ब्लेड 35%। ये जो परसेंटेज लिए गए हैं ये अपने दिमाग से लिए गए हैं। आपको करना क्या है? आपको बस ये देखते हुए बताना है कि जो फ्लेक्स जो भी डोमिनेट कर रहा है, जिसकी भी परसेंटेज सबसे ज्यादा है, वो क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 70% फ्लेक्स हैं, 65% फ्लेक्स हैं, तो ऑब्वियसली ये बड़ी संख्या है, मैक्सिमम संख्या है। तो मैक्सिमम संख्या अगर फ्लेक्स की है तो फ्लेक्स कहां है? मिडिल पैलियोलिथिक में है, और मिडिल पैलियोलिथिक किसने बनाया है? निएंडरथल ने बनाया है, मॉस्टेरियन रेस है वो। कोई दिक्कत? तो यही काम है न्यू आर्कियोलॉजी का, स्टैटिस्टिकल आर्कियोलॉजी का।
अब आगे बढ़ते हैं, मिडिल पैलेolithic की बात करते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक टूल है वो फ्लेक टूल है, कोई नया सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, वो याद करना। बीपीएससी, बोरर पॉइंट, स्क्रैपर, क्लीवर, निएंडरथल वाज देयर बट विद वार्मिंग ऑफ एनवायरनमेंट इट डिस्टिंग्विश्ड, पर उसने अपना जीन पास ऑन कर दिया था ह्यूमन की इवोल्यूशनरी लाइन में। ठीक है, चेंज इन रॉ मटेरियल क्या था, जो पत्थर बन रहा था अब उस पत्थर को बदला गया। अब जो किस तरह के पत्थर ढूंढे गए, फाइन सिलेसियस रॉक्स, अजेट हो गया, जास्पर हो गया, चालकोडोनी, अच्छे पत्थर थे, उनको अच्छी तरह से शेप दिया जा सकता था। अजेट, जास्पर, चालकोडोनी, अच्छे पत्थर। ठीक है, या फिर आपका लोअर पैलेolithic में बताओ कौन सा पत्थर इस्तेमाल होता था, क्वार्टजाइट इस्तेमाल होता था मैक्सिमम, क्वार्टजाइट। ठीक है, ये मैं डोमिनेट कल्चर बता रहा हूं, डोमिनेट पत्थर जो इस्तेमाल होता था। और अब जो है मिडिल पैलेolithic में जो इस्तेमाल ज्यादातर हो रहे थे, अजेट, जास्पर, चालकोडोनी, अच्छे पत्थर है। टेक्निक किस तरह की यूज हो रही थी, मोर यूज ऑफ लेवोलुशन टेक्निक मिडिल पैलेolithic में, कोई दिक्कत। वैसे कैलेक्टोनियन लेवोलुशन दोनों हैं। ठीक है, लेवोलुशन जो है नई टेक्निक है और कैलेक्टोनियन पुरानी टेक्निक थी। ठीक है, और दोनों ही प्लेसेस हैं। दे आर द टेक्निक्स ऑफ हाउ टू फ्लेक ऑफ, हाउ टू फ्लेकिंग ऑफ किस तरीके से करनी है, ये वो टेक्निक्स थी। ठीक है, और फ्रांस में जो सिटीज हैं, जो लोकेशंस हैं, उनके हिसाब से इनके नाम पड़ गए हैं, कोई दिक्कत। अब रीजनल वेरिएशन मैं समझाता हूं। मिडिल पैलेolithic में जो पहला एविडेंस है, इसको मत याद करना, वेरिएशन को मैं आपको डायग्राम्स दूंगा साथ में साइड्स में। ठीक है, 5-10 डायग्राम्स होंगे। ठीक है, आपके पास मैप होगा और मैप देख के साइड पे को रटनी है कि कौन सी साइड, जो मिडिल पैलेolithic की 5 साइड्स रट लो, लोअर पैलेolithic की 5 साइड रट लो इंडिया के अंदर ऑब्वियसली। ठीक है, वर्ल्ड की मैं बताऊंगा कि किस तरह से याद कर लेना। ठीक है, वरना जो अपनी एक किताब है, कौन सी किताब है ये, अक्षर जैन की किताब, अक्षर जैन की किताब में डायग्राम्स बने हुए हैं, मैप्स बने हुए हैं, बस केवल 5-5 याद करना, क्योंकि हमें याद होना चाहिए ऑन द स्पॉट। हमारे दिमाग में ऐसा नहीं कि हम सोच रहे हैं कि बना रहे हैं साइट, मतलब मिडिल पैलेolithic बोला तो 5 साइट्स खटाक सी ना मैप बनाया और वहां पे बना दिया। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये। ठीक है, निवासा यहाँ है, लूनी यहाँ है। ठीक है, इसे कुलियाना यहाँ है। ठीक है, घाट प्रवाह यहाँ है, माल प्रवाह यहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये कौन सी साइट्स कौन सी फेज में है। ठीक है, इंडिया में एटलीस्ट। ठीक है, तो अब आ रहा हूं रीजनल वेरिएशन में। फर्स्ट एविडेंस निवासा में पाया गया, महाराष्ट्र में। निवासियन कल्चर को बोलते हैं भारत में मिडिल पैलेolithic कल्चर। तो इंडिया का जो निवासियन कल्चर है तो वो मिडिल पैलेolithic कल्चर है। ठीक है, महाराष्ट्र में स्क्रैपर टूल्स पाए गए हैं। मैंने बोला था ना कि टूल्स तो मिले हैं पर स्केलेटन नहीं मिले हैं। टूल्स का मिलना इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट द मैन बिलोंगिंग टू दैट फेज इज स्टिल परसिस्ट इन इंडिया। मतलब वो इंडिया में रहा होगा। अगर बोन्स नहीं मिली हैं तो उसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो मैन नहीं है, मैन नहीं रहा है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे रामापिथेकस नर्मदा मैन, इंडिया में उनके फॉसिल्स मिल गए। ठीक है, निएंडरथल के नहीं मिले, पर निएंडरथल के द्वारा बनाए हुए टूल्स मिल गए हैं। जैसे मिडिल पैलेolithic वाज द फेज ऑफ निएंडरथल। स्क्रैपर टूल भारत में पाया गया, निवासियन कल्चर इंडिया में मिल रहा है। जो इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि निएंडरथल हो ही नहीं सकता। जब भाई टूल है, बात समझ में आ रही है, जब टूल मिल गया तो इसका ये मतलब है ना कि मैन भी रहा होगा, एसोसिएटेड मैन भी रहा होगा। ठीक है, तो यही चीज हमें जोर देनी है। ठीक है, स्क्रैपर टूल भारत में पाए गए, महाराष्ट्र में। हमको साइट्स में याद करनी है, परसेंटेज ऑफ टूल्स भी याद करने हैं, वो बहुत एडवांस स्टेज है, मैं आपको दूंगा, लेकिन एटलीस्ट आपको रीजनल साइट्स तो याद होनी चाहिए। ठीक है, मेंस जो लाइफ है, हंटर गैदरिंग है, फूड गैदरिंग है, ये चलती आ रही थी। ये कब तक चलती रहेगी, ये आपकी मीजोलिथिक तक चलती रहेगी। मीजोलिथिक के बाद जो है एग्रीकल्चर डोमिनेट करना स्टार्ट होगा, और जैसे एग्रीकल्चर डोमिनेट करेगा, जो फूड प्रोड्यूसिंग टेंडेंसी मैन में डेवलप होगी, वैसे ही हम न्यूलिथिक में आ जाएंगे, और वो एक नया ही रिवॉल्यूशन है। ठीक है, कोई दिक्कत। अपर पैलेolithic में जो कैरेक्टरिस्टिक टूल था ब्लेड एंड ब्यूरिन था, मैं बता चुका हूं। ब्लेड डबल पैरेलल साइडेड जो होता है हमारा फ्लेक, और पैरेलल साइडेड फ्लेक विद अ पॉइंट इज ब्यूरिन। फर्स्ट एविडेंस जो पाया गया है ब्लेड एंड ब्यूरिन का भारत में बाल सुरगम केव में पाया गया है, इन आंध्र प्रदेश में। कोई दिक्कत यहाँ पे। निवासा कल्चर जो है मिडिल पैलेolithic का पहला एविडेंस था, और अपर पैलेolithic का पहला एविडेंस है बाल सुरगम केव इन आंध्र प्रदेश। ये पहला एविडेंस है, बात समझ आ रही है। और भी पाए गए हैं चित्तूर, कुर्नूल, रेनिनगुट्टा, मैं बताऊंगा। अर्ली फेज, लेटर फेज, ब्लेड, माइक्रो टूल्स। अब देखो लेटर फेज में माइक्रो टूल्स क्यों पाए जा रहे हैं, क्योंकि वो मीजोलिथिक की स्टार्टिंग है। ठीक है, अर्ली फेज में जो अपर पैलेolithic में वहां पे फ्लेक्स आपको ज्यादा पाए जाएंगे, फ्लेक्स भी मिलेंगे आपको, लेकिन ब्लेड एंड ब्यूरिन डोमिनेट कर रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। ये देख लो, ये चिंटागुमनी साइट्स है। चिंतामणि गवी याद करता हूं मैं से, आगे का मत याद करना। चिंतामणि गवी साइट होता है, ये अपर पैलेolithic की 5-6 साइट्स हैं, ये आपको मैप में दी जाएंगी। ठीक है, बस इतना याद रखना कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये अपर पैलेolithic की साइट है, तो अब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे ब्लेड एंड ब्यूरिन मिल रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि मिडिल पैलेolithic की साइट है, तो आपको क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे फ्लेक्स कल्चर है। अगर मैं आपको बोलूं ये लोअर पैलेolithic की साइट है, तो आपको क्लिक करना चाहिए कि यहाँ चॉपर चॉपिंग हैंड एक्स पाया गया होगा। अगर मैं आपको बोलता हूं कि सोहन वैली की साइट है, तो आपको क्लिक करना चाहिए कि चॉपर चॉपिंग है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये मद्रासियन कल्चर की साइट है, तो क्लिक करना चाहिए कि हैंड एक्स है। कोई दिक्कत।
यहां तक हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट अपर पैलियोलिथिक में क्या है, इट इज एन इंपॉर्टेंट फेज ऑफ कल्चर इवोल्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक टूल वाज ब्लेड एंड यूरिन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और रीजनल वेरिएशन बेलन वैली, मैंने आपको बताया था कि बेलन वैली में लोअर मिडिल अपर और भीमबेटका में लोअर मिडिल अपर पैलियोलिथिक तीनों पाए जाते हैं, इसको रख लेना। कल्चरल रेलिवेंस क्या है अपर पैलियोलिथिक की, पढ़िए। अपर पैलियोलिथिक साइट सेट्स द स्टेज फॉर द इवोल्यूशन ऑफ नेक्स्ट स्टेज दैट इज मेसोलिथिक कल्चर। अपर पैलियोलिथिक हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बायोकल्चरल इवोल्यूशन ऑफ मैन। यहां तो कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। देखो ये जो है ना, ये लाइन तो हर जगह मारनी है। जैसे मिडिल पैलियोलिथिक सेट्स द स्टेज फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द नेक्स्ट स्टेज दैट इज अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। और अब जो मिडिल पैलियोलिथिक हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बायोकल्चर इवोल्यूशन ऑफ मैन, ये दो लाइन है कल्चरल एलिवेशन की, ये जनरल लाइंस हैं, हर एक स्टेज में मार देनी है, ठीक है। एकदम समझ में आ रहा है, तो ये करना ही है ये हमें। जैसे कोई भी स्टेज पूछता है उसकी कल्चर रेलिवेंस आया, तो ये दोनों लाइनें तो मारनी ही मारनी है, कोई भी स्टेज हो। कोई दिक्कत है? ये 5 स्टेज की मैं बात कर रहा था, नियोलिथिक में मत मारना, ठीक है। नियोलिथिक को मैं बताऊंगा अच्छे से। अब अपर पैलियोलिथिक पार्ट जो है यहीं आर्ट जो है यहीं स्टार्ट हुई। जो केव आर्ट इन सेंट्रल इंडिया है ये अपर पैलियोलिथिक कल्चर की है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, वर्ल्ड कंटेक्स्ट में मिडिल पैलियोलिथिक जो है निएंडरथल कल्चर है, कोई दिक्कत नहीं। मॉस्टेरियन कल्चर मतलब फ्लेक कल्चर है, हेंस निएंडरथल इज आल्सो नोन एज मॉस्टेरियन रेस। क्लाइमेट वाज कोल्ड, ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ रहा था, पर टेम्परेचर था तो कम ना। केव आर्ट कल्चर जो है अपर पैलियोलिथिक कल्चर है, इसको रख लीजिए। पर ऐसा कतई नहीं है कि केव आर्ट केवल अपर पैलियोलिथिक में पाई गई है, इंडिया में भीमबेटका में भी केव आर्ट हुई है, बहुत पुरानी है भाई, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अपर पैलियोलिथिक में जो है वर्ल्ड की मैं बात करूं, वर्ल्ड कंटेक्स्ट की, याद रखना। मिडिल पैलियोलिथिक में जो वर्ल्ड कंटेक्स्ट है उसको मॉस्टेरियन रेस से याद रखना। निएंडरथल आपको मैं बता चुका हूं बार बार, यूरोप में पाए जाने वाला ये निएंडरथल, निएंडर वैली का, ये फ्लेक्स कल्चर के लिए बहुत ज्यादा डोमिनेट करता था, इसने फ्लेक्स कल्चर बनाए थे और इसको मॉस्टेरियन रेस बोलते थे। अपर पैलियोलिथिक जो था वो चांसलीट का, ग्रीमेल्डी का था, ठीक है, क्रो-मैग्नन का था। अब यहाँ पे जो कल्चर्स थे, यहाँ पे 3 कल्चर्स आपको याद रखने हैं, असम के नाम से याद रखने हैं, मैं आपको बता चुका हूं। ऑरिगनेशियन, सॉल्यूटेरियन, मगडालेनियन, याद करो उसे अभी। अपर पैलियोलिथिक जो है वर्ल्ड लेवल में ऑरिगनेशियन, सॉल्यूटेरियन, मगडालेनियन। जो ऑरिगनेशियन है वो जो है वो क्रो-मैग्नन का कल्चर है और मगडालेनियन चांसलीट का कल्चर है, ठीक है। और इस तरीके से जा रही है फेज, ठीक है। अब याद रखना, ऑरिगनेशियन जो है वहां पे बोन टूल, हड्डियों के द्वारा बनाए गए टूल्स थे और वहां पे केव आर्ट स्टार्ट हुई थी। मगडालेनियन में केव आर्ट जो है खत्म हुई थी, ठीक है, मगडालेनियन कल्चर। और ये तीनों जो है अपर पैलियोलिथिक कल्चर में आते हैं, वर्ल्ड कंटेक्स्ट की बात करते हैं। तो याद करो, ऑरिगनेशियन, सॉल्यूटेरियन, मगडालेनियन, नाम डालना पड़ेगा। वर्ल्ड में अगर अपर पैलियोलिथिक आया तो इन तीनों कल्चर्स के बारे में बताना। फिर ऑरिगनेशियन में बताना कि यहाँ पे बोन टूल डोमिनेट कर रहा था और केव आर्ट डोमिनेट कर रही थी। ये क्रो-मैग्नन की द्वारा बनाया गया कल्चर था। और केव आर्ट जहां पे कल्मिनेट करती है, सैचुरेट करती है, वहां पे चांसलीट है। कोई दिक्कत है? चलो, अब ये केव आर्ट है क्या? ये है गुफा में पेंटिंग। गुफा में अगर जब पेंटिंग होनी स्टार्ट हुई तो ये जो पेंटिंग्स हैं ये रिलीजन के साथ एसोसिएट हुई, ठीक है, बिलीफ्स बनी। और इन्हीं पेंटिंग्स के द्वारा जो है कन्वे किया गया पेंटर्स ने, उनको टेक्स्ट में उतारा गया और वहीं से रिलीजन के धार्मिक ग्रंथ स्टार्ट हुए, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यही है, गुफा के अंदर जो पेंटिंग्स हैं उनका डोमिनेंस क्या है, उनका मीनिंग क्या है, उनका रेलिवेंस क्या है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, वहीं से रिलीजन की एक आर्म बन रही है, ठीक है। क्रो-मैग्नन ने केव आर्ट बनवाई ऑरिगनेशियन में, चांसलीट ने केव आर्ट को सैचुरेशन लेवल तक ले गया और वहां पे केव आर्ट बननी समाप्त हुई। ये मगडालेनियन कल्चर था, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा साइट्स बताओ, तो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे अपर पैलियोलिथिक की साइड बताओ, मिडिल पैलियोलिथिक बताओ, मैं आपको दे दूंगा बना के अच्छे से 5-10 मैप बनने, और हमेशा आपको 50 साइट्स पता होनी चाहिए, खत्म है कहानी, ठीक है। कोई दिक्कत? पैलियोलिथिक आर्ट इन सेंट्रल इंडिया, ठीक है। आप एक काम करिएगा, प्री हिस्ट्री के लिए, आर्कियोलॉजी के लिए कोई बुक पढ़िएगा, ठीक है, कोई भी एक बुक पढ़िएगा, ठीक है। और आपको कोई दिक्कत है तो मेल करिएगा, कहीं भी फंस रहे हैं तो। मैं आपको वो बेसिक टेंडेंसी दे चुका हूं कि जिससे आप क्वेश्चन को एड्रेस करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी आर्कियोलॉजी का, ठीक है। इसके बाद भी हमें काम करना पड़ेगा, वो हम करेंगे आगे, ठीक है। तो पैलियोलिथिक आर्ट इन सेंट्रल इंडिया पे क्वेश्चन बना था, ठीक है, पैलियोलिथिक आर्ट इन सेंट्रल इंडिया, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इसमें आपको 3 चीजें बताऊंगा, 3 साइट्स बताऊंगा, एक भीमबेटका बताऊंगा, एक डराकी चट्टान बताऊंगा, छत्रभुज नाला बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे पैलियोलिथिक आर्ट की हम बात करेंगे, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत? पैलियोलिथिक समझ रहे हैं ना, लोअर मिडिल अपर आर्ट,
ठीक है। मोर देन ओवर, आर्ट कब आती है? जब बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैन सर्वाइवल का एड्रेस हो जाता है, तब मैन जो है अपने जीवन को आसान करने के लिए कुछ मनोरंजन की चीजें करेगा, कुछ समय व्यतीत करने के लिए कुछ ऐसी चीजें करेगा जिससे उसका जो जीवन है वो मीनिंगफुल हो, तब वहां से आर्ट निकलनी स्टार्ट होती है। कोई दिक्कत है? चलिए। मोर देन ओवर 150 रॉक आर्ट साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड अक्रॉस इंडिया, बट द मोस्ट नोटेबल अमंग दीज साइट्स आर भीमबेटका, डराकी चट्टान एंड छत्रभुज नल्ला। कोई दिक्कत? छत्रभुज नाला, नल्ला बोलते हैं, छत्रभुज नाला हो गया, ठीक है। भीमबेटका रॉक शेल्टर इज नाउ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सबको पता है, इन भोजपुर रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, डिस्कवर्ड बाय वीएस वकिंकर। याद रखना वीएस वकिंकर पे क्वेश्चन बन सकता है। वीएस वकिंकर का नाम आएगा तो प्री हिस्टोरिक आर्ट, और इसमें भीमबेटका के बारे में हम डालेंगे। 1954 में वीएस वकिंकर ने भीमबेटका की गुफाओं को खोजा था और यह बताया था कि दैट दे बिलोंग टू पैलियोलिथिक आर्ट, दैट दे बिलोंग टू पैलियोलिथिक कल्चर, ठीक है। वीएस वकिंकर को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन रॉक आर्ट। भीमबेटका रॉक आर्ट साइट्स इंक्लूड 750 रॉक शेल्टर्स शोइंग इमेजेस ऑफ एलिफेंट है, बिसॉन है, डियर है, सांबर है, राइनोसेरस है, पिकॉक डांस है, पेस्टोरलिंग है एंड डिपिक्शन ऑफ कम्युनिटी लाइफ है। कोई दिक्कत? अब दूसरी जो साइट है वो है डराकी चट्टान, डिस्कवर्ड बाय रमेश कुमार पचौली 1963, ठीक है। 1954 में वकिंकर जो है भीमबेटका खोज देते हैं, डराकी चट्टान को 1963 में खोजा गया रमेश कुमार पचौली के द्वारा। इट इज अ नैरो केव रॉक आर्ट साइट इन अ हिल ऑफ मंदसौर डिस्ट्रिक्ट एमपी, ठीक है। इन दिस रॉक साइट रॉक कार्विंग इन शेप ऑफ 350 कप मार्क और सर्कुलर डिप्रेशंस इन द रॉक वॉल हैव बीन फाउंड। एज पर पंचौली इट इज अ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट, 2 से 5 लाख साल पुरानी ये आर्ट है। सो इट इज शेटर्ड द यूरोपियन सेंट्रिक ओरिजिन ऑफ रॉक आर्ट कल्चर इन अपर पैलियोलिथिक, 40 से 20 हजार साल पुराना। क्या बोलते थे यूरोप वाले बोलते थे कि हमारा कल्चर सुप्रीम है, ऑरिगनेशियन, सॉल्यूटेरियन, मगडालेनियन, जो 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 साल पुराना कल्चर है, ये रॉक आर्ट कल्चर है, यहां से निकला है। हम बोलते हैं कि हमारा जो रॉक आर्ट कल्चर है वो 2 लाख से 5 लाख साल पुराना है। भीमबेटका जाओ, भीमबेटका की गुफाओं इतनी पुरानी पेंटिंग्स हैं जो आपके कल्चर को शेटर करती है, ठीक है। ये इंडिया वाले बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? जो लड़ाई आर्यंस के साथ है ना, कि आर्यंस इन्वेजन थ्योरी जो बनाई गई मैक्स मुलर के द्वारा, वही लड़ाई यहां पर भी है, ठीक है। कौन सा कल्चर सिविलाइजेशन की तरफ पहले बढ़ा है, कहां सिविलाइजेशन पहले बनी है, ठीक है, कौन सा कल्चर पहले कहां बना है, ठीक है। इस चीज में इथनोसेंट्रिज्म आता है, इसी की लड़ाई है। कोई कहता है कि इंडिया में, कोई कहता है अफ्रीका में, कोई कहता है यूरोप में, ठीक है। अब यहां पे जो रमेश कुमार पचौली है ये बोलते हैं कि हमारी जो पैलियोलिथिक आर्ट है वो 2 से 5 लाख साल पुरानी है। जो तुम बोल रहे हो ना कि तुम्हारी ओल्डेस्ट है, तुम्हारी क्या ओल्डेस्ट है? 40 से 20 हजार साल पुरानी है बस तुम्हारी। ऑरिगनेशियन, सॉल्यूटेरियन, मगडालेनियन हमारी है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक है छत्रभुज नल्ला, मैं पढ़ रहा हूं बस क्योंकि इसको बस पढ़ना, ये मैं क्या समझाऊं, ठीक है। आपको बस इसको एक बार रीडिंग मारनी है, फिर अपने दिमाग में चीजें बिठानी है, कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। छत्रभुज नल्ला क्या है? इट इज अनदर रॉक आर्ट साइट इन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट। इन दिस साइट रॉक पेंटिंग हैज बीन फाउंड इन कंटिन्यूअस सक्सेशन कवरिंग नियरली 3 से 4 किलोमीटर की गैलरी है, एंड इट इज रिगार्डेड एज द लॉन्गेस्ट आर्ट गैलरी ऑफ द वर्ल्ड। छत्रभुज नाला, दीज रॉक आर्ट्स आर आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन, दे गिव रॉक आर्ट एज क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ देयर इमेजिनेशन। अपनी इमेजिनेशन का क्रिएटिव एक्सप्रेशन देते हैं। अब ये बताओ कि ये रॉक आर्ट इतनी पुरानी है पर आज भी सर्वाइव क्यों कर रही है, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। आज भी सर्वाइव इसलिए कर रही है क्योंकि सबसे पहले तो ये गुफाओं में बनी हुई है, अंदर की साइड है, ठीक है। तो दे आर प्रिवेंटेड विथ फ्रॉम वाटर, एयर, डस्ट और विंड, ठीक है, और इरोड नहीं हुई है। दूसरी चीज, इनमें जो कलर यूज हो रहे हैं वो नेचुरल कलर है, और नेचुरल कलर की नॉलेज प्री हिस्टोरिक मैन को काफी अच्छी थी, ठीक है, कि वो आज तक सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अब आगे बताते हैं फीचर्स ऑफ मीजोलिथिक माइक्रो टूल। मीजोलिथिक में जो फीचर्स है क्वेश्चन बना था, माइक्रो टूल्स बनाए उन्होंने, नॉन ज्योमेट्रिक और ज्योमेट्रिक टूल्स बनाए थे, ठीक है, और फिर कंपाउंड टूल्स बनाए। बिगिनिंग ऑफ पॉटरी मेकिंग, एग्रीकल्चर यहां से स्टार्ट हुआ। बिलीव इन आफ्टर लाइफ यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन बना था, तो मैं बताऊंगा आगे जाके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी तो अब एड्रेस कर लेंगे मेजर चीजें। यहाँ पे हमारा प्री हिस्ट्री बेसिक लेवल पे सब खत्म हो जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत, अब नेक्स्ट वीडियो में हम रेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है।